ओके। तो आज हम अपने नेक्स्ट भाग 6 साम्यावस्था पे आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये एक टेक्निकल लेक्चर होने वाला है। इसमें बहुत सारे रिएक्शंस और उनके जो हमने स्टोइकियोमेट्रिक जो हमने केसी निकाला था उसके बारे में पूरा लेक्चर होने वाला है। तो उम्मीद है कि आप कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे और साथ साथ में इसको लिखते जाएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जो आज का विषय है वो है समांग साम्यावस्था। तो पहले एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्या कहता है उसको देख लेते हैं। किसी समान निकाय में सभी अभिकारक एवं उत्पाद एक समान प्रावस्था में होते हैं। उदाहरण के लिए गैसीय अभिक्रिया N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस में अभिकारक तथा उत्पाद सभी समान गैस प्रावस्था में हैं। इसी प्रकार CH3COO C2H5 एक्वस प्लस H2O लिक्विड जो है CH3COOH एक्वस प्लस C2H5OH एक्वस तथा Fe3 प्लस एक्वस प्लस SCN माइनस एक्वस gives FeSCN2 प्लस एक्वस। क्रियाओं में सभी अभिकारक तथा उत्पाद समान विलयन प्रावस्था में हैं। अब हम कुछ समान अभिक्रियाओं के समावस्था स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने ये बोला है समान साम्यावस्था का मतलब क्या होता है। समान साम्यावस्था का मतलब ये होता है कि किसी भी अभिक्रिया में यदि सारे सारे मतलब दोनों अभिकारक एवं उत्पाद प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स दोनों जो है समान अवस्था समान प्रावस्था में होते हैं। सारे गैस होंगे, सारे लिक्विड होंगे या सारे सॉलिड होंगे, उसको हम कहते हैं समान साम्यावस्था। जैसे कि 3 एग्जांपल दिए हैं, इसमें से एक एग्जांपल इजी है, तो एग्जाम्पल थोड़े भारी हैं। बट आप ये वाला एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे और ये वाला जो एक आयोनिक रिएक्शन है ये भी आपके में आ जाएगा। बट तीनों रिएक्शंस का कहने का मतलब ये है कि जैसे अमोनिया के फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है, तो इसमें गैस गैस है तीनों, डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों गैस है, तो ये एक समान साम्यावस्था हो गई। उसी तरीके से ये CH3COO C2H5 और H2O, तो ये हम लोग का CH3COOH और C2H5OH एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ये, जहाँ तक कि उसका उल्टा है। तो इस रिएक्शन में सारे एक्वस या फिर लिक्विड है, सारी जो इनकी व्यवस्था है वो द्रव है, तो इसलिए इसको समांग साम्यावस्था कहेंगे। तथा Fe3 प्लस एक्वस प्लस SCN एक्वस, इसमें भी सारे एक्वस 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 है, तो इसलिए समांग साम्यावस्था है। तो इन सारे रिएक्शंस, अब आप समझ इसका मतलब क्या है, और इन सारे रिएक्शन को समांग साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था अब इन टाइप के जो समांग साम्यावस्था है इनके स्थिरांक के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गैसीय निकाय में साम्यावस्था स्थिरांक Kp, वो आपने, चलिए पहले इसका टेक्स्ट को पढ़ते हैं फिर मैं समझाऊंगा। हमने अभी तक अभिकारकों एवं उत्पादों के मोलर सांद्रण के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक को व्यक्त किया है। Kc कॉन्सेंट्रेशन मोलर सांद्रण, तथा इसका प्रतीक Kc द्वारा दर्शाया गया है, इसको प्रतीक Kc द्वारा दर्शाया गया है। गैसीय अभिक्रियाओं के लिए साम्यावस्था स्थिरांक को आंशिक दबाव के रूप में प्रदर्शित करना अधिक सुविधाजनक है। आदर्श गैस समीकरण 112 को हम इस रूप में व्यक्त करते हैं। PV इक्वल टू NRT या फिर P इक्वल टू N/V इंटू RT। ओके, यहाँ दाब P को बार में, गैस की मात्रा को मोलों की संख्या N द्वारा, आयतन V या फिर वॉल्यूम V को लीटर में तथा ताप को केल्विन में व्यक्त करने पर P इक्वल टू CRT, क्योंकि N/V C होता है स्थिरांक। इसके अभी मैं आपको समझाऊंगा ये क्या कह रहा है। स्थिरांक R का मान 0.0831 बार लीटर मोल इनवर्स के इनवर्स होता है। जब हम N/V को मोल बाय लीटर में व्यक्त करते हैं तो यह सांद्रण C दर्शाता है, ठीक है, इक्वल टू CRT। अब ये क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक है। इन्होंने पहले फॉर्मूला निकाला बेसिकली इस वाले पार्ट में। तो इसमें इन्होंने बोला है कि जब हम किसी गैसीय निकाय को लेते हैं तो जो उसका साम्यावस्था स्थिरांक है, तो गैस की कॉन्सेंट्रेशन से इजी होता है गैस के प्रेशर को मेजर करना, तो उसको हम लोग उसमें Kc की जगह Kp को लेते हैं। C मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता था, जो साम्यावस्था स्थिरांक K है वो अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में या फिर सांद्रता के टर्म्स में लिया जाता था तो उसको Kc बोलते थे। अब हम दाब के टर्म्स में या प्रेशर के टर्म्स में लेंगे तब उसको हम Kp बोलेंगे। तो हाँ, तो एक निकाय में यदि गैस हो तो उसमें प्रेशर को लेना ज्यादा इजी रहता है। तो आपने ये आइडियल रिएक्शन जो है ये पढ़ी होगी,
पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब इसमें इन्होंने थोड़ा इधर से उधर घुमाया है इस चीज को, वी को नीचे ले गए तो एन बाई वी इक्वल टू आर टी। अब देखिए पी क्या है, प्रेशर, दाब, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वी क्या है, वॉल्यूम, आर क्या है, जो हमने उसकी वैल्यू पढ़ी, और टी क्या है, टेम्परेचर। तो आप देखेंगे कि इसमें जो इनके वैल्यूज लिए गए हैं, जैसे पी जो है वो लिया गया है बार में, गैस की मात्रता को मोलों के संख्या एन द्वारा, आयतन वी को आयतन वी को लीटर में तथा ताप को केल्विन में व्यक्त किया, ठीक है। तो सबकी जो यूनिट्स हैं वो दिखा दी गई हैं इसमें। एन नंबर ऑफ मोल्स, वी लीटर में, आर की वैल्यू अभी देखेंगे, टेम्परेचर केल्विन में, पी बार में। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि आपने एक कंटेनर लिया जिसमें गैसेस दी, उस गैस का जो वॉल्यूम होगा, उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो ये वी होगा, उसके ऊपर जो प्रेशर होगा उस क्लोज सिस्टम में वो पी होगा, उस पर जो टेम्परेचर होगा वो टी होगा, उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स आप डालेंगे वो एन होगा, और आर की वैल्यू फिक्स रहती है। तो इसको याद भी करने की जरूरत है नहीं, आपको याद हो जाएगा न्यूमेरिकल लगाते लगाते। लेकिन ये वैल्यू भी आपको दी जाती है, और ये वैल्यू कभी थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है, जैसे कभी कभी रिएक्शंस में इसमें 8.0.083 या 0.08, कभी कभी ऐसे थोड़ा चेंज हो जाता है। और इसकी आर का मान यहाँ पे लिया गया है 0.0831 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब एक चीज यहाँ पे, इस सब डिस्कशन को करने का मतलब ये भी है, जब यहाँ पे वैल्यूज चेंज होंगी ना, तो यहाँ पे बार की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। एक बार की वैल्यू ली जाती है 8.314। 8.314 तब लिया जाता है जब यहाँ पे इनकी वैल्यूज अलग होती हैं। तो वो जो यूनिट है जब आगे आएगी, और आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो उस हिसाब से करिएगा। कहने का मतलब यह है, ये याद रखिएगा कि अगर बार सब कुछ इन यूनिट्स में है, बार, लीटर, मोल और केल्विन में, देखिए ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, तो इसमें जो आर की वैल्यू है जो 0.031 रहती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए, इसमें इन्होंने ये चीज क्या की है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, जो कि कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सी। सी का मतलब क्या होता है कि एक कंटेनर में आपने कितने मोल्स डाले हैं आपने, तो कंटेनर का वॉल्यूम नीचे रहेगा, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स नीचे भाग दिया है वॉल्यूम, और इक्वल टू सी। तो यहाँ पे P इक्वल टू एन बाई वी सी आर टी की जगह, देखिए यहाँ पे ये एन बाई वी की जगह, एन बाई वी आर टी की जगह एन बाई वी को सी से बदल दिया, तो P इक्वल टू सी आर टी हो गया, ठीक। इसमें कहने का मतलब ये था, स्थिर ताप पर गैस का दाब उसके सांद्रण के साथ समानुपाती होता है, अर्थात पी अल्फा गैस, अर्थात उक्त संबंध को पी इक्वल टू गैस आर टी के रूप में भी लिखा जा सकता है। साम्यावस्था में अभिक्रिया H2 गैसेस प्लस I2 गैसेस इक्वल टू 2 HI गैसेस के लिए केसी इक्वल टू HI गैसेस की पावर 2 अपॉन H2 गैसेस इंटू I2 गैसेस, अथवा केसी इक्वल टू प्रेशर ऑफ HI। अब यहाँ पे इन्होंने जो मोलर सांद्रण है उसकी यहाँ पे दाब ले लिया, यहाँ पे देखेंगे प्रेशर ऑफ HI, प्रेशर ऑफ H2 और प्रेशर ऑफ I2। प्रेशर ऑफ HI निकालने के लिए इन्होंने वही P इक्वल टू सी आर टी वाला फॉर्मूला लगाया है। तो P निकालना है, सी HI गैसेस ये इंटू आर टी, और P ऑफ H2 के लिए भी P इक्वल टू सी आर टी लगाया है। जब हमने निकाला है ना P इक्वल टू सी आर टी, तो प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर इंटू टी। तो प्रेशर इक्वल टू ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई इंटू आर इंटू टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू आर इंटू टी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 इंटू आर इंटू टी। तो इसमें निकाला गया है कि P की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ एच पी एच आई की होल पावर 2 अपॉन पी एच टू इंटू पी आई टू इक्वल टू एच आई, ओके ठीक है, हाँ, एच आई गैसेस की होल पावर 2 इंटू आर टी स्क्वायर अपॉन H2 गैसेस इंटू आर टी इंटू I2 गैसेस आर टी इक्वल टू एच टी। अच्छा, अब इसको इन्होंने कैसे किया ये आपको दिखाता हूँ। पी इक्वल टू सी आर टी, आप समझ गए होंगे कि इन्होंने प्रेशर की वैल्यूज निकाल ली। अब इसमें इन्होंने देखा कि जब हम लोग इसका के पी लिखेंगे, तो के पी इज प्रेशर ऑफ एच आई की होल पावर 2 अपॉन प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ I2। प्रेशर ऑफ एच आई की होल पावर 2 इज एच आई गैसेस कॉन्सेंट्रेशन होल पावर 2 इंटू आर टी होल पावर 2 अपॉन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2RT इंटू I2RT। तो RT से RT कैंसिल हो गया, यहाँ पे RT² कैंसिल हो गया। तो अब देखिएगा RT RT मिलके RT² बना और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या? जो Kp इक्वल टू Kc आ गया। Kc की वैल्यू यही होती थी, Kp की वैल्यू ये आ गई, तो दोनों बराबर हो गए। उपरोक्त उदाहरण में Kp इक्वल टू Kc है, अर्थात दोनों साम्यावस्था स्थिरांकों के मान बराबर हैं, किंतु यह हमेशा सत्य नहीं होता। उदाहरण के लिए अभिक्रिया M2 gaseous प्लस 3H2 gaseous रिएक्शन विद टू गिव 2NH3 gaseous में Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ NH3 होल पावर 2 अपन प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 की होल पावर 3। तो जो इनके कोएफिशिएंट है स्टोइकियोमेट्रिक, N का 1, 3 का H का 3 और NH3 का 2। तो N का 1, H2 का 3 और NH3 का 2, तो ये पावर में चले गए। अब इसको हम लोग लिखेंगे P इक्वल टू सी आर टी। तो P इक्वल टू सी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इंटू आर टी अपॉन प्रेशर ऑफ N2 इंटू आर टी और H2 इंटू आर टी। अब इसमें हम लोगों ने देखा कि RT², यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा RT की पावर -2। अर्थात अब यहाँ पे Kp इक्वल टू Kc नहीं है, यहाँ पे है Kp इक्वल टू Kc इंटू आर टी की पावर -2। ठीक है। इस प्रकार एक समांगी कैसी अभिक्रिया, अब इसको हम लोगों ने जनरलाइज कर दिया है कि यहाँ पे वैल्यू होगी क्या Kp की, ए इंटू ए प्लस बी, ओके सॉरी माफ करिएगा, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, और इनके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हमने ए बी सी डी ही ले लिया है। जैसे इस रिएक्शन में ये हो गया ए बी सी, ये हो गया स्मॉल ए 1, स्मॉल बी 3 और स्मॉल सी 2। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें इन्होंने निकाली है Kp की वैल्यू। ठीक है, मुझे लगता है आज यहीं तक हो पाएगा, तो देखते हैं। Kp इक्वल टू, अब इसमें आपको थोड़ा मैथमेटिकली देखना पड़ेगा इस चीज को। Kp इक्वल टू पी सी की पावर सी इंटू पी डी की पावर डी, पी ए की पावर ए इंटू पी बी की पावर पी। तो आ गया पी इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, तो सी आर टी, अब इसमें आप देखिएगा एक चीज में आपको शायद पेन लगाने की जरूरत है। पेन कहाँ गया मेरा? ठीक। इसमें P इक्वल टू सी आर टी लगाएंगे तो देखिए सी आर टी, और इसकी होल पावर क्या है अपनी? सी। ठीक है, अब जब ये पावर अंदर जाएगी तो सी की पावर सी हो जाएगी, और आर टी की पूरी पावर क्या हो जाएगी? सी। ठीक है, आर टी की पूरी पावर हो जाएगी सी। इसी तरीके से अब जब ये पीसी हो गया, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब पीडी, तो पीडी में क्या होगा? पीडी में जो उसकी पावर है डी, सॉरी ये ज्यादा गड़बड़ हो गया। ये हो गया डी अपना, डी की पावर डी, यहाँ पे कैपिटल डी होगा सॉरी, और यहाँ पे आर टी मल्टीप्लाई में ही रहेगा ये सारा जगह, मैं इसलिए इधर लिख रहा हूँ आर टी के पावर डी। ठीक है, ये होगा पूरा, इसमें इन्होंने इसको हटा के लिखा है, माफ करिएगा हैंड राइटिंग के लिए। तो सी की पावर सी, डी की पावर डी, और आर टी की पावर सी प्लस डी। तो जब ये दोनों बेस सेम होते हैं तब इनकी पावर ऐड हो जाती है, ये सी और ये डी ऐड हो गया। क्यों ऐड हुआ? क्योंकि यहाँ पे बेस आर टी सेम था, इसलिए ऐड हो गया। वैसे ही नीचे भी रहेगा, इसको हटा देता हूँ। ये बीच का एक स्टेप है, वो लिखना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको लिख के समझा दिया। वैसे नीचे यहाँ पे जो बेस है, ए की पावर ए जाएगी, बी की पावर बी जाएगी, आर टी की पावर ए एक जगह जाएगी और यहाँ पे बी जाएगी, और उनका बेस सेम है इसलिए ए प्लस बी हो जाएगी। तो ये हो गया आपका। तो अब ये देखिएगा ये जो क्या है, ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है केसी। केसी जैसा नहीं दिख रहा है ये? देखिएगा पिछले वाले इसमें। हम्म। हम्म। ठीक है।
ये साथ में चलेगा। तो इस वाले रिएक्शन में इधर ध्यान दीजिए, इस वाले रिएक्शन में ए प्लस बी और सी और डी इसमें जो ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी और सी की पावर डी है, तो इसका हम लोग के सी निकालते तो क्या रहता? सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो ये यहाँ पे हो गया सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। हो गया, ये हो गया के सी। अब आर टी आ गया ये। अब ये भी फिर से मैथ्स की चीज आ गई। मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीप्लाई में होता है और सेम बेस होता है तो ऐड हो जाती है। वैसे ये सी, ये देखिए पेन की जरूरत फिर से पड़ेगी, अलग पेन कलर लेंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, सी डी, इनको ऐड कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में थे, और ए और बी यहाँ पे नीचे ऐड हो गए मल्टीप्लाई में थे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इन दोनों की जो बेस है, आर टी सेम है। तो जब मल्टीप्लाई करने में प्लस होता है तो डिवाइड जब होंगे आर टी तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस हो गया, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ये मैथमेटिकल इसका डेरिवेशन है, ठीक है। इस डेरिवेशन को सिर्फ आपके समझने के लिए है, मुझे नहीं लगता ये एग्जाम में आता है, बट ये समझने के लिए था, बट ये समझना जरूरी था कि आता कहाँ से। तो यहाँ पे ये देखिए ये आ गया, और ये हो गया केसी। तो इन सबको हटाइए और सीधे यहाँ पे पहुंचिए, यहाँ से यहाँ। केसी की जगह पे केसी रख दिया, आर टी की पावर आर टी रख दी, और रख दिया हमने डेल्टा एन। ठीक है। डेल्टा एन का मतलब क्या होगा वो आपको समझा देता हूँ। डेल्टा एन का मतलब होता है, इन सबको हटाना पड़ेगा मुझे। ठीक, केसी की, केसी जो है यहाँ पे केसी आ गया, और आर टी की पावर डेल्टा एन, तो केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन समझ लीजिए क्या होता है। डेल्टा एन होता है कि इन दोनों को, जो हमारे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम माइनस रिएक्टेंट के स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी इज डेल्टा एन। तो केपी जो फाइनल फॉर्मूला निकला, जो दिमाग में रखने की चीज है, वो है ये, केपी इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन। तो जब आप आगे अभी ये जो इसके कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, जब हम लोग इसको कल देखेंगे या अगले लेक्चर में काजा देखेंगे, तो हम लोग इस पे और ध्यान से पढ़ेंगे। तब तक के लिए याद रखिए के पी इक्वल टू किसी भी पावर डेल्टा है। ठीक है। तो कल जो है हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ये वाला पूरा पार्ट, ये आज हमने जो भी पढ़ा है उसका रिव्यू कर लेंगे, और फिर कल हम पढ़ेंगे जो आगे का टॉपिक है विषुमांग समवस्था, वो स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।